देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। सफ़र के दौरान मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद मैंने ट्रेन में सफ़र करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, ये घटना उस वक्त की है जब दिसंबर का महीना चल रहा था। पहली बात तो उस लाजवाब ठंड के अंदर सफ़र करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और फिर दिल्ली से मुंबई का सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। लेकिन अब सफ़र तो करना ही था, जिस वजह से मैं अपना सारा सामान लेकर नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हुआ। चारों तरफ ठंड का माहौल बना हुआ था। स्टेशन एक अलग ही सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक खामोशी पसरी हुई थी। लेकिन जब मैं स्टेशन के एकदम करीब पहुंचा तो वह खामोशी एक भीड़ के अंदर तब्दील हो गई, जहां पर मुझे कुछ देर पहले चारों ओर केवल खामोशी नजर आ रही थी। लेकिन स्टेशन पर गया तो वह बिखरा हुआ सन्नाटा एक बहुत ही ज्यादा शोर शराबे का रूप ले चुका था। अब चारों ओर काफी लोगों की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थीं। फिर मैं स्टेशन पर जाकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। रात के करीब 10:30 बजे अब मेरी ट्रेन आने ही वाली थी, और फिर अगली रात मैं मुंबई पहुंचने वाला था। अभी मैं ट्रेन में बैठा ही था कि मैंने देखा कि मैं जिस बोगी में दाखिल हुआ था उसमें मेरे अलावा भी काफ़ी सारे यात्री थे। लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही थी, और फिर देखते ही देखते बड़ौदा स्टेशन पर लगभग सारे यात्री वहां से निकल चुके थे। एक स्टेशन पर ट्रेन जो रुकी हुई थी, मेरी अचानक से आँख खुली। फिर मैं बाथरूम की तरफ निकल पड़ा, और उस वक्त रात के शायद 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक लड़की अचानक से ट्रेन के अंदर दाखिल हुई। मुझे हैरानी तो काफ़ी हो रही थी कि रात के करीब 1 बज रहे हैं और यह लड़की कहाँ पर जा रही होगी। मगर उसके बाद मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मिठाई का एक डब्बा मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मैं वापस से अपनी बर्थ पर आ गया तो मैंने उस मिठाई के डिब्बे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता था कि पता नहीं किसका डब्बा होगा। उसके बाद मैं आकर अपनी बर्थ पर बैठा। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक से मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आने लगी। वह सुगंध काफ़ी ज़बरदस्त थी। ऐसी ज़बरदस्त सुगंध मैं पहली बार ले रहा था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर बार बार मेरा ध्यान वो सुगंध अपनी तरफ खींच रही थी। उसके बाद मैं अपनी बर्थ से एकदम से खड़ा हुआ और उसको फॉलो करने लगा। और फिर उसके बाद जब मैं उसके स्रोत के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह खुशबू उसी मिठाई के डिब्बे से आ रही थी, जो कि मैंने पहले भी उस जगह पर गिरा हुआ देखा था। मैं न चाहते हुए भी उसे उठाने लगा, लेकिन अभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। दरअसल वह लड़की मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी उसने मुझे कहा, अरे वो डब्बा तो मेरा है, गलती से गिर गया। मैंने उस डब्बे को उठाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया, लेकिन अब भी मुझे उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में पूछना ठीक नहीं समझा, और फिर अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। और फिर तभी अचानक से मेरी आंख भी लग गई। लेकिन फिर अचानक से मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मैं एकदम से उठा। दरअसल एक बार फिर मेरी नींद टूट गई। फिर मैंने सुना कि वह आवाज़ बिल्कुल मेरे आगे वाली सीट से आ रही थी। मैं तुरंत ही उस सीट की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने देखा कि उस लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था, और वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वह किसी जादू टोने को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर उसके बाद उस आदमी ने अचानक से उस डब्बे को खोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं इतनी देर से तड़प रहा था। दरअसल जब उस आदमी ने उस डब्बे को खोला तो मानो मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे हाथ और पैर अब कपकपाने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि उसके अंदर कोई मिठाई की चीज़ नहीं थी। उसके अंदर से जिस चीज़ की खुशबू आ रही थी वह एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक इंसान की खोपड़ी का कंकाल भी था। उस इंसानी खोपड़ी के देखने के बाद मैं पूरा अंदर तक हिल चुका था। तभी अचानक से उस लड़की की आंखें मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखें अब एकदम लाल हो चुकी थी, मानो वह आंखें कोई शैतान की हो। फिर जब मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि अब उस आदमी का पूरा हुलिया बदलने लगा है। उसके शरीर पर अचानक बड़े बड़े बाल उत्पन्न हो गए,
मैं वहां से तुरंत अपनी बर्थ की तरफ भागा और उसके बाद जब मुझे लगा कि इस बोगी में सुरक्षित नहीं हूं मैं, तो मैं वहां से एक दूसरी जगह की तरफ चलने लगा। मैंने सोचा कि अब मैं इस बोगी से एक दूसरी बोगी के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं उस तरफ पलटा तब जाकर मैंने देखा कि इस बोगी के दरवाजे के पास पहले से ही वह आदमी खड़ा था जिसके हाथ में कुछ हड्डियां सी थीं। वो इतना भयानक नज़ारा था कि मैं पूरे तरीके से पसीने से तरबतर होने लगा और फिर अचानक से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी ट्रेन की बोगी के अंदर पड़ा हुआ था और वह मिठाई का डब्बा वहीं मेरे पास गिरा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर कोई खोपड़ी नहीं थी बल्कि मिठाई थी। एक बात तो मैं साफ साफ जान चुका था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल कोई मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई, आजी सुनिए, मेरा यहाँ से स्टेशन थोड़ा सा आगे है और अभी रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं, तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? क्योंकि रात के वक्त मुझे भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इतना बोलने के बाद वह लड़की अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो पहले से ही बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था और अब उसका इस तरह का व्यवहार मेरे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस करवा रहा था। तभी मैंने उस लड़की को कहा, हाँ ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। ये सब जानने के बाद भी कि वह कोई सामान्य लड़की नहीं है। और फिर अचानक से उस लड़की के बाल एकदम से खुल गए, वह हवा में उठने लगी और फिर अचानक से मुझे मेरे सर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। अब धीरे धीरे मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तभी मुझे अपने फ़ोन की रिंग बजती हुई सुनाई दी और उसके साथ ही मुझे मेरे सर में काफ़ी चोट भी महसूस हो रही थी, पर मैं किसी तरह उठा और फिर जब मैंने देखा तो मेरे फ़ोन पर 598741 कुछ इस तरह का नंबर था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मेरा फ़ोन अपने आप ही उठ गया। उसके बाद उस फ़ोन के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आने लगी, अजी सुनिए, क्या आप मरने को तैयार हैं? और इतना बोलकर वह फ़ोन एकदम से कट हो गया। लेकिन फिर अचानक से मुझे अपने पीछे की तरफ से बहुत ही भारी और भयानक आवाज़ आने लगी, क्या तुम मरने को तैयार हो? वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि एक सामान्य इंसान को डराने के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर मैं तुरंत ही उस बोगी से कूदना चाहता था। मैं तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचने वाला था कि अचानक से मेरा शर्ट पीछे से किसी ने पकड़ लिया और फिर मुझे हवा में उठा दिया, जिस वजह से मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अब उस बोगी में नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह पर था जहां पर मुझे ट्रेन तो चलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर था जहां पर चारों तरफ मंत्रों के बड़बड़ाने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और वहीं मेरे आसपास वह दोनों बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे रस्सी से बांध दिया हो, मगर मेरा शरीर बिल्कुल सही था। फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था यह तो मैं नहीं जानता। मैंने देखा कि उस ट्रेन के उस बोगी के अंदर मुझे अचानक से ही एक आदमी दिखाई देने लगा जो कि मेरी ही तरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने आप ही अपने शरीर को नोचना शुरू कर दिया और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि वह आदमी एक घेरे के अंदर बैठा हुआ था और उसका शरीर अब बहुत ही बड़ा हो चुका था और उसने अपने हाथ में एक गुड़िया को ले रखा था। उसके बाद उस आदमी ने धीरे धीरे उस गुड़िया की गर्दन को घुमाना अब शुरू कर दिया और उसके साथ ही उस आदमी की भी गर्दन अपने आप ही घूमने लगी। तभी मैंने देखा कि अब उसकी गर्दन वह आदमी पूरे तरीके से घुमा चुका था और साथ ही उस गुड़िया की भी, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इतना देखने के बाद मैं अब एक बात अच्छे तरीके से समझ चुका था कि इनका दूसरा शिकार मैं ही हूँ। फिर मैं भगवान का नाम लेने लगा, क्योंकि उनके घेरे के अंदर एक और गुड़िया नीचे पड़ी हुई थी जो कि जंजीरों से यानी कि कुछ धागों से बंधी हुई थी और शायद उनके बस में अब मैं आ चुका था। मैंने तुरंत वहीं से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। लगातार भगवान का नाम जपता रहा और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मैंने शुरू कर दिया। मैं किसी भी तरह उस जगह से उठने की कोशिश करने लगा जहां पर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां से हिल पाने में भी सक्षम नहीं हूं।
अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अब मैं धीरे धीरे उठ पाने में सक्षम हो जाऊंगा। और फिर मैंने अपने शरीर को उठाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद जब मैं वहाँ से अचानक खड़ा हुआ तो मुझे काफ़ी ज़ोर से चक्कर आने लगे और वहीं उस घेरे से बाहर निकलकर मैं नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं एक ऐसी जगह पर गिरा हुआ था जहाँ पर ट्रेन काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं उसी ट्रेन की बोगी के अंदर पड़ा हुआ था जहाँ से मैंने अपने आप को किसी और जगह पर पाया था। जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी मिठाई का डब्बा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी, लेकिन अब मुझे उस बोगी में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है। मैंने ज़्यादा समय नहीं गंवाया और फिर उसी स्टेशन पर मैं नीचे उतर गया। जब मैं उस स्टेशन पर उतरा तो मुझे उस स्टेशन पर एक बहुत बड़ा ढाबा दिखा। मैं उसी तरफ चल पड़ा और फिर वहाँ जाकर मैंने उस ढाबे के मालिक को मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि उस ट्रेन की वो बोगी श्रापित है। हालांकि उस ट्रेन में रात के लगभग 10 बजे तक तो सब कुछ एकदम ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद उस ट्रेन में एक आदमी और एक औरत जो कि पति पत्नी भी है, उन्हीं की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। दरअसल लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले ही वह कुछ धन अर्जित करने के लिए जादू टोने का काम करने लगे, मगर उसके बाद एक दिन उन्होंने यह काम ट्रेन की एक बोगी में करना शुरू कर दिया। जब यह बात वहाँ के लोगों को पता चली तो उन लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा और फिर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पुल से नीचे गिरते ही उनकी मौत भी हो गई। वो औरत पेट से थी और शायद ट्रेन से गिरने की वजह से सबकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान की मौत अगर उसकी किसी अधूरी इच्छा के रहने के बाद भी हो जाती है तो फिर उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। यही वजह रही कि उन दोनों की मौत अकाल मृत्यु के रूप में साबित हुई, जिस वजह से उन दोनों के भूत आज भी इस ट्रेन में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। उस ट्रेन की बोगी के अंदर दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वहाँ पर अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं और फिर अचानक से ही किसी आदमी को अपना शिकार बना देती हैं। और उसके बाद वह ढाबे वाला मालिक मुझे एक ओझा के पास लेकर गया तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूंक की और एक सफ़ेद रंग का धागा बांध दिया। लेकिन उस दिन मेरी जान किसी भी तरह से बच गई। लेकिन वह कहते हैं ना कि आदमी को किसी भी लालच के लिए कोई भी बुरा कदम नहीं उठाना चाहिए, और लालच की वजह से उन दोनों की अकाल मृत्यु हुई, जिस वजह से वह दोनों एक प्रेत बनकर आज भी इस दुनिया में दाखिल हैं। लेकिन पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। मगर उसके बाद मैं कभी भी इस तरह किसी खाली बोगी में सफ़र नहीं करता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।